सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का तीसरा अध्याय जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो आज इस चैप्टर का हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेल्स के अंदर, यानी कि जो ह्यूमन होता है उनमें जो मेल होता है उसके हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन को हिंदी में हम बोलते हैं द्वितीयक या सहायक जननांग। अब सहायक जननांग है तो कहीं ना कहीं ये सहायता प्रदान करेंगी। अब किस लिए सहायता प्रदान करेंगी तो इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सहायक या द्वितीयक जननांग की, तो इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सहायक जननांग होता है उसे हम बोलते हैं सहायक नलिकाएं या एसेसरी डक्ट। अब ये जो एसेसरी डक्ट है ये कहीं ना कहीं नलिकाएं हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेल गैमेट होता है उसको जाना कहाँ है, फीमेल गैमेट के पास। तो मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए कौन काम आएगा, ये सहायक नलिकाएं कहीं ना कहीं योगदान देंगी अपना। तो किस प्रकार से कितनी सहायक नलिकाएं कहां पर प्रेजेंट होती हैं अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो दूसरी आपकी सहायक अंग होता है उसे हम बोलते हैं सहायक ग्रंथियां यानी कि एसेसरी ग्लैंड। अब एसेसरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, ये जो आपके स्पर्म बने हुए हैं यानी कि जो मेल्स के अंदर शुक्राणु या स्पर्म होता है उनको ये न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी, पोषण देने का काम करेंगी। क्लियर है। तो इनको प्रोटेक्शन का भी ये कार्य करती है। तो सारी बातें अभी हम डिटेल से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, सहायक नलिकाएं या एसेसरी डक्ट की। तो आप लोग इस फिगर में देखिएगा, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था वृषण के बारे में, यानी कि जो ह्यूमन टेस्टिज होता है उसके मैंने पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो मेल में वृषण होता है वो कई सारे पालियों में बटा होता है, यानी कि कई सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं उसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर की वजह से। तो वृषण के जो बोल सकते हैं वृषण का जो मध्य लेयर था जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है वृषण के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट बन जाते हैं जिनको हम क्या बोलते थे, जिनको हम वृषण पिंडक या वृषण पालिका बोलते थे, यानी कि इन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोला जाता है इंग्लिश में। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल किसकी वजह से बना था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर की वजह से, जो कि वृषण के या टेस्टिस के चारों तरफ मिल रही थी। अब ये जो वृषण पिंडक या वृषण पालिका थी इनमें क्या मिल रही थी, 2 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर का दिखाया गया ये क्या है, ये शुक्रजनन नलिकाएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो प्रत्येक वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिकाएं मिलती हैं और इन्हीं शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब कैसे होगा इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं ये आपस में संघनित हो जा रही है। एक स्थान पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये शुक्रजनन नलिकाएं आपस में संघनित हो जा रही है और जालनुमा संरचना बना रही है। तो ये जो जाल बन रहा है इनके संघनित होने से इसी जाल को क्या बोलते हैं, वृषण जालक या रेटेड टेस्टिज। तो वृषण जालक या रेटेड टेस्टिज क्या है, सबसे पहली सहायक नलिका है। इस बात को याद रखिएगा, जो किससे बना हुआ है, इन शुक्रजनन नलिकाओं के कुंडलन से या बोल सकते हैं संयुक्त हो जाने से। अब ये जो रेटेड टेस्टिज आपको दिख रहा है इससे सीधी सीधी नलिकाएं दिख रही होंगी जिनकी संख्या 7 से 10 होती है। तो 7 से 10 सीधी नलिकाएं निकलती है किससे, रेटेड टेस्टिस से या वृषण जालक से, जिनको बोला जाता है शुक्रवाहिका या अपवाह नलिकाएं। क्या बोला जाता है, शुक्रवाहिका या अपवाह नलिकाएं बोला जाता है। इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं वासा एफरेंटिया या एफरेंटियन डक्टल्स। तो एफरेंटियन डक्टल्स या वासा एफरेंटिया जिसे शुक्रवाहिका या अपवाह नलिकाएं बोलते हैं, ये किससे बनी हुई है, तो ये बनती है किससे, आपका जो वृषण जालक है इनसे 7 से 10 सीधी सीधी नलिकाएं निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं वासा एफरेंटिया। अब आप देखिएगा ये वासा एफरेंटिया जो है ये कहां पर खुल रही है, तो ये एक बड़ी सी संरचना में खुल रही है जो कि वृषण से जुड़ा हुआ है। तो इस बड़ी सी संरचना को हम बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। तो अधिवृषण या एपिडिडाइमिस के अंदर कौन सी नलिका खुल रही है, शुक्रवाहिका खुल रही है। अब अधिवृषण के बारे में याद रखिएगा, ये जो अधिवृषण होता है इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है कैपुट वाला पोर्शन, दूसरा है कॉर्पस और तीसरा है कोडा। तो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा ये जो अधिवृषण का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि जो हेड वाला भाग दिख रहा है ये क्या होता है, इसका कैपुट वाला भाग होता है अधिवृषण का, जिसे हम बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। और इसके ठीक नीचे आपका आता है यहाँ पर आधा भाग, इतना बीच वाला जो मिडिल पीस दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉर्पस, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और सबसे नीचे वाला जो लोअर वाला पोर्शन होता है एपिडिडाइमिस का उसको हम बोलते हैं कोडा। तो कोडा एपिडिडाइमिस सबसे नीचे वाला भाग होता है। अब याद रखिएगा जो एपिडिडाइमिस है ये सहायक नलिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा जो अधिवृषण या एपिडिडाइमिस है इसी के अंदर शुक्राणुओं का 1 महीने तक क्या होता है, संग्रहण होता है। तो शुक्राणु जो बन रहे हैं कहां पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो 1 मंथ तक कहां पर संग्रहित रहते हैं, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस में। यानी कि 1 मंथ से पहले अगर इनका एजैकुलेशन हो गया तो ये निषेचन कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हीं यानी कि एपिडिडाइमिस के अंदर ही 1 महीना बीत जाने पर इन शुक्राणुओं का विघटन हो जाता है, ये शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 महीने के बाद क्या होगा, इन शुक्राणुओं का विघटन हो जाएगा, ये यहीं पर नष्ट हो जाएंगे।
अगर 1 महीने से पहले इजैकुलेट हो गए तो प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। तो शुक्राणु का जो एपिड्राइमिस होता है ये क्या करता है, शुक्राणुओं का संग्रहण करता है और इसी के अंदर शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा जो ये अधिवेशन है उसका जो कोड़ा है यानी कि सबसे नीचे वाला भाग है ये आगे जाकर के एक लंबी सी नलिका में खुल रहा है। इस लंबी सी नलिका को हम शुक्रवाहिनी बोलते हैं या वास डिफरेंस बोलते हैं। तो वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी कहां से निकला हुआ है, अधिवेशन के कोड़ा वाले पोर्शन से निकला हुआ है जो कि सबसे नीचे वाला भाग होता है। तो ये आपकी सहायक नलिकाएं थी। अब आप यहाँ पर इसको फिगर में भी देख सकते हैं। तो इस फिगर में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है पूरा का पूरा अधिवेशन के पास जितनी भी सहायक नलिकाएं प्रेजेंट है उनको दिखाया गया है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रेटे टेस्टी, जिसे हमने क्या बोला था, विषण जालक, जो किससे बनी थी, सेमनीफेरस टेबुल से बनी थी, जो कि संघनित हो गई थी, जानुमा संरचना बना लिया था। अब ये विषण जालक से आपको दिख रहा होगा 7 से 10 नलिकाएं निकल रही हैं। इन 7 से 10 सीधी नलिकाओं को क्या बोलते हैं, हम शुक्रवाहिका बोलते हैं या वास इफरेंटिया बोलते हैं। इन्हीं को इफरेंटियन डक्टस बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो वास इफरेंटिया है ये आगे जाकर के कहां पर खुल रही है, एपिड्राइमिस वाले पोर्शन में, जिनके 3 भाग थे, कैपुट, कार्पस, कोडा। ठीक है। अब ये जो एपिड्राइमिस है इसके बाद एपिड्राइमिस के सबसे नीचे वाली यानी कि लोअर वाले पोर्शन से एक लंबी सी नलिका निकल रही होगी जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। तो ये इतनी आपकी सहायक नलिकाएं होती हैं। क्लियर थी बात, जो क्या करती हैं, शुक्राणुओं के स्थानांतरण में योगदान देती हैं। तो हटा दीजिए इसको, तो आपको अच्छी तरीके से ये सहायक नलिकाएं समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं सहायक ग्रंथियां या एसेसरी डक्ट की, एसेसरी ग्लैंड की। तो एसेसरी ग्लैंड क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, इसकी आइए बात करते हैं। तो जो सबसे पहली आपकी सहायक ग्रंथि है वो है शुक्राशय या इसे हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। अब ये सेमिनल वेसिकल है, याद रखिएगा, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी कि पूरे बोल सकते हैं नर में जो सहायक ग्रंथियां होती हैं उनमें से सबसे बड़ी सहायक ग्रंथि कौन है, इन तीनों में से अगर बात की जाए सबसे बड़ी सहायक ग्रंथि कौन है, ये यानी कि शुक्राशय जिसे हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। तो आप लोग इसका पोजीशन भी देख लीजिएगा इस फिगर में। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा सेमिनल वेसिकल, जो कि बोल सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर यानी कि आपका जो मूत्राशय होता है उसके साइड साइड में 2% है, यानी कि ये एक जोड़ी मिल रही है साइड साइड में शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल ग्लैंड आपका प्रेजेंट है। अब इसको हटा दीजिए। अब आपने इसका पोजीशन देख लिया और ये एक जोड़ी मिल रही थी कहां पर, मूत्राशय के साइड साइड में। क्लियर है। अब बात करें अगर, तो ये जो शुक्राशय होता है ये सेमिनल फ्लूइड का यानी कि जो शुक्राशय द्रव होता है जिसको हम वीर या सीमन के नाम से जानते हैं उसका 60% भाग बनाता है। यानी कि ये पूरे सीमन या वीर्य का 60% भाग बनाता है, जिससे मानी कि इसमें से जो लिक्विड या तरल निकलता है वो पूरे वीर्य का 60% भाग बनाता है। अब ये जो इससे फ्लूइड निकल रहा है इसमें कौन कौन से चीज प्रेजेंट होते हैं तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज है क्या, फ्रक्टोज शुगर, जिसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं, फ्रक्टोज शर्करा। तो ये जो फ्रक्टोज होता है ये शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है, यानी कि इससे क्या होते हैं, शुक्राणुओं के अंदर ऊर्जा रहता है जिसकी वजह से ये गति कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है प्रोस्टेटाग्लैंडिन। ये प्रोस्टेटाग्लैंडिन क्या करता है, जब शुक्राणु इजैकुलेट हो जाते हैं कहां पर, फीमेल के बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पाथ पर, तो फीमेल के अंदर जो गर्भाशय का मध्यभित्ति होता है जिसको मियोमेट्रियम बोलते हैं, मीजोमेट्रियम, तो इसके अंदर संकुचन के लिए प्रेरित करता है कौन सा फ्लूइड, ये जो इसके अंदर प्रोस्टेटाग्लैंडिन मिलता है वो मध्यभित्ति को संकुचन करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद आपका आता है सेमिनोजेलिन। अब ये जो सेमिनोजेलिन होता है ये क्या करता है, ये पूरे वीर्य को क्षारीय प्रकृति प्रदान करता है, यानी कि बेसिक नेचर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इस रसायन की वजह से होता है। तो ये इतनी चीजें कहां पर मिलती हैं, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल से निकली हुई बोल सकते हैं सेमिनल फ्लूइड के अंदर। क्लियर होती बात। अब आइए बात करते हैं दूसरे सहायक ग्रंथि की, जो है प्रोस्टेट या इसे हम पूरस्थ ग्रंथि के नाम से जानते हैं, यानी कि पूरस्थ ग्रंथि या इसे कोई बोला जाता है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग पर, यानी कि प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग जो होता है वहां पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब ये प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग क्या है, तो आपको जब मैं बताऊंगा सिस्टनी यानी कि जो बाह्य जनन इंद्रिय होती है नर के अंदर जिसे हम सिस्टनी या पेनिस बोलते हैं, तो वहां पर आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल आप लोग याद रखिएगा कि यह प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग पर अकेला संपूर्ण ग्रंथि होता है, यानी कि ये सिंगल होता है और चारों तरफ से घेरे रहता है मूत्रमार्ग को। तो आप लोग इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा सेमिनल वेसिकल, उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कहां पर प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल के ठीक नीचे, जो कि एक सिंगल है और संपूर्ण ग्रंथि है। क्लियर है, आपने पोजीशन देख लिया इसका, हटा दीजिए इसको। अब बात करते हैं ये जो वीर्य होता है यानी कि सीमन होता है उसका 25% भाग बनाता है, यानी कि 25% भाग कौन बनाता है, इससे निकलने वाला रसायन, तो किससे, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला रसायन। अब बात करें तो जो वीर्य का सफेद रंग होता है यानी कि व्हाइटिश कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, इसमें से निकलने वाले तरल की वजह से, क्योंकि इसमें जो तरल होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम की वजह से उसका सफेद रंग होता है।
अब बात करें तो इसके अलावा इससे जो तरल निकल रहा है उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, तो याद रखिएगा इसमें आपका बोल सकते हैं सिट्रेज प्रेजेंट होता है, इसके अलावा फास्फेटेज प्रेजेंट होता है और प्रोटोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं जब शुक्राणु पहुंच जाता है कहां पर, अंडाणु के पास यानी कि फीमेल गैमेट के पास, तो अंडाणु की भित्ति को भेदना रहता है तभी वो शुक्राणु उसके अंदर जा पाएगा। क्लियर दीवार, तो उसके भित्ति को भेदने के लिए ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम काम आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा प्रोटोलाइटिक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम, लाइसोजाइम बोल सकते हैं, पेप्सिनोजेन और एमाइलेज, इसके अलावा हाइलोडिनेज यानी कि हाइलोरोडिनेज, ये एंजाइम जो होता है ये शुक्राणु की जब आप संरचना पढ़ोगे तो उसके ऊपर एपिसोम संरचना होती है जिसमें एंजाइम होता है जो क्या करता है, ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम होता है जो अंडाणु की भित्ति को भेदने के काम आता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आखिरी ग्रंथि जो कि होती है बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड, इसको इंग्लिश में भी बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है और एक जोड़ी मिलती है। अब पोजीशन देख लेते हैं सबसे पहले इस ग्रंथि की कहां पर प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार आप देखिएगा, आपको सबसे पहले तो सेमिनल वेसिकल दिख रहा होगा, उसके ठीक नीचे आपको एक अकेला संपूर्ण ग्रंथि क्या दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके ठीक नीचे आपको साइड में यूरेथ्रा के साइड में दो ग्रंथियां छोटी छोटी दिख रही होंगी जो कि एक जोड़ी है, जिनको क्या बोलते हैं हम, बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने पोजीशन देख लिया, अब इसको हटा दीजिए। अब आप देखिएगा ये जो ग्रंथि है इससे जो तरल निकलता है ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि जब वीर्यकास्खलन होने वाला होता है तो इससे पहले इससे एक रसायन निकलता है, एक तरल निकलता है जो पूरे यूरेथ्रा को यानी कि पूरे मूत्रमार्ग को क्षारीय प्रकृति का कर देता है, जिसकी वजह से शुक्राणु वहां पर अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है यूरेथ्रा से यूरिन पास होता है जिसमें बोल सकते हैं यूरिन में अम्लीय नेचर होता है, तो अम्लीय प्रकृति की वजह से आपके जो स्पर्म होते हैं डैमेज हो सकते हैं, वो मर सकते हैं। इसलिए उसके अम्लीय प्रकृति को नष्ट करने के लिए इस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से कुछ रसायन निकलता है, कुछ तरल निकलता है जो क्या करता है, पूरे बोल सकते हैं मूत्रमार्ग में अम्लता को नष्ट कर देता है और उसे कैसा प्रकृति प्रदान करता है, क्षारीय प्रकृति का कर देता है। क्लियर बात। इसके अलावा ये मैथुन के समय क्या करता है, शिशु को चिकनाहट या स्नेहन का कार्य करता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपके सहायक ग्रंथियां थी। अब बात करते हैं तीनों सहायक ग्रंथियों को हम फिगर के थ्रू अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस फिगर में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपको तीनों सहायक ग्रंथियां दिखाई गई। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मूत्राशय के साइड में सेमिनल वेसिकल, उसके ठीक नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा होगा और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड। तो ये तीन आपकी सहायक ग्रंथियां थी और इसके अलावा आपको मैंने सहायक नलिकाओं के बारे में बता दिया है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। तो आशा करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा।